53 तरह की दवाइयां अमानक घोषित की गई हैं। ये दवा प्रोडक्ट हैं जो बाजार में नकली बन रहे थे। तो कैसे मालूम चलेगा कि ये नकली है या असली है? आप उस पर नेट पे डालिए उस दवा का नाम। जो रील्स हैं उसमें तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनका इलाज बताते हैं। तो ये सीधे सीधे मोबाइल के तकनीक के दुष्प्रभाव हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा और मैं हूं राशिद अहमद खान। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सोशल सेलिब्रिटी में आज हमारे जो खास मेहमान हैं, राजधानी भोपाल के जाने माने डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर से हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे हाल ही में जो 53 तरह की दवाइयां अमानक जो घोषित की गई हैं उस पर हम बात करेंगे। असली और नकली दवाओं की पहचान आम लोग कैसे करें ये भी हम जानेंगे। सोशल मीडिया पर फैले जो ज्ञान है दवाओं को लेकर, बीमारियों को लेकर, उस पर बात करेंगे और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि एक आम आदमी आखिर करे तो क्या करे इन तमाम बीमारियों से निजात पाने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं जो हाल ही में 53 तरह की जो दवाइयां हैं जिसमें पैरासिटामोल जैसी एक आम दवा जिसको हर घर में अमूमन मौजूद रहती है, वो रहती है। 53 तरह की दवाइयां अमानक घोषित की गई हैं, इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे देश में चूंकि किसी तरह की कोई कानून, पॉलिसी या नियंत्रक प्रणाली नहीं है जो सक्षमता से दवाइयों को बनाने में, उनकी क्वालिटी कंट्रोल करने में और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने में भरोसा करती हो। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जितनी भी तरह की नकली दवाइयाँ हैं आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगी। आप किसी भी केमिस्ट की दुकान पर जाइए तो वो डॉक्टर के पर्चे की लिखी हुई दवा को छोड़ के वो कहेगा नहीं दी आप ये दूसरी दवा ले लीजिए, ये भी वही दवा है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना कमीशन, इतना मार्जिन फैला हुआ है बीच में कि हर कोई अपने लेवल पर उस चीज को करने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह से ये हो जाए। जब ये सिस्टम चलता है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आप 1500 रुपए का एक लाइसेंस ले लीजिए और जो चाहे मर्जी दवाई बना के ओटीसी में बेच दीजिए, तो अब ऐसी स्थिति में कोई काम कैसे होगा? यहाँ बहुत सख्त आवश्यकता है कि जितनी भी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, जितनी भी क्वालिटी मेडिसिन हैं जिनके ऊपर किसी की जान बचाई जा सकती है, आज उसकी क्वालिटी पर मेरे देश में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। और इसके पीछे सीधा सीधा दवा माफिया है जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। अब यहाँ बात होती है कि 53 दवाइयां अभी अमानक घोषित कर दी गई। ये 53 दवाइयां नहीं है, ये दवा प्रोडक्ट हैं जो बाजार में नकली बन रहे थे और उनको बाजार में पकड़ा गया। ये साल में 1-2 बार ऐसी कार्रवाइयां होती हैं कि दवा कंपनियां खुद बताती हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट कहीं नकली बिक रहा है, आप उसको देखिए। तो वहां पर एक वो दस्तूरी खाना पूर्ति हो जाती है कि जाके छापा मारा और उसको पकड़ लिया। तो इस तरह के दिल्ली में अभी करीब 5000 करोड़ के दवा, स्पूरियस दवा, नकली दवाइयों को पकड़ा गया था। तो ये पकड़ाई चलती रहती है। यहाँ दिक्कत क्या है कि ये दस्तूर सिर्फ पैसा उगाही का है, माफिया का है और इसके ऊपर दवा की क्वालिटी सबसे बड़ी संदेह के घेरे में आ जाती है कि इसके लिए क्या करें। तो यहाँ बहुत बड़ा संकट हम जैसे डॉक्टरों के लिए खड़ा हो जाता है कि अगर हम किसी दवा को मरीज को देना चाहते हैं, सपोज कोई इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगाना चाहते हैं, अब उस एंटीबायोटिक में उस एंटीबायोटिक्स की मात्रा ही नहीं है उस इंजेक्शन के अंदर, या नकली है या गलत है, तो उसका नतीजा क्या होगा? मरीज का एक तो उपचार ठीक से नहीं होगा और अगर उसमें गलत दवा हो गई तो मरीज का जान से नुकसान हो सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किस तरह से इन चीज़ों को सख्ती के साथ रोका जा सकता है। इसमें मैं दूर दूर तक किसी भी नियंत्रक क्षमता का अभाव पाता हूँ, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो चाहे कोई और सिस्टम हो। सर, एक बात और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आम लोग हैं वो किस तरह से नकली और असली दवाओं में फर्क महसूस कर पाएंगे, या हम जब मेडिकल पे दवाई लेने जाते हैं तो कैसे मालूम चलेगा कि ये नकली है या असली है? देखिए, बाजार में चौतरफा नकली मावा बिक रहा है, नकली घी बिक रहा है, नकली खाने की चीजें बिक रही हैं। आम आदमी उसमें तो अंतर कर नहीं पा रहा। आज हम एक नकली पदार्थ जो हमको मिला, हमने उसके लिए शिकायत करने की कोशिश की तो हमको 4 घंटे तो वहां बैठना पड़ा क्योंकि कोई आने को तैयार नहीं था उस प्रोडक्ट को सील करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए। आज अगर कोई कहीं पकड़ाता भी है तो उसके लिए 8-8, 10-10 साल तक वो कोर्ट में चलता रहता है और फिर 200-500 रुपए की पेनाल्टी होके तो मेरे देश में इस तरह से कानून का पूरा खिलवाड़ होता है कि पूरा भ्रष्टाचार और माफियागिरी इतनी तगड़ी है कि आप किसी सही गलत का तो निर्णय कर ही नहीं सकते। यहाँ तो इस वक्त जरूरत यह है कि आम आदमी जागरूक होकर क्या कर सकता है। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि दवाइयाँ आपके जीवन की रक्षक हैं। दवाइयाँ आपको सही मिलें, उचित कीमत में मिलें
नकली ना हो, गलत ना हो, इसके लिए आपको ही जागरूक होकर काम करना पड़ेगा कि आप अपने डॉक्टर से जब भी वो आपको दवाइयाँ लिखते हैं, चाहे वो 4 दवाइयाँ हो, 5 दवाइयाँ हो, आज आपके सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप उस पर नेट पे डालिए उस दवा का नाम, आपको 10 प्रिस्क्रिप्शन निकल के आ जाएंगे उसके अंदर कि ये कंपनियां ये दवाइयां बना रही हैं, आपको उनकी कंपनियों की क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी कि कैसी है, वहाँ पे कॉस्ट की कटिंग भी आपको समझ में आ जाएगी कि कोई दवा 200 रुपए की है तो वहाँ पर 50 रुपए की दवा भी उपलब्ध है, और अगर वो अच्छी कंपनी की है तो आप अपने केमिस्ट से कह सकते हैं कि मुझको ये दवा चाहिए, आप अपने डॉक्टर से कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इस 200 रुपए की बजाय मैं 50 रुपए वाली दवा लगा सकता हूँ क्या। अगर डॉक्टर ईमानदार है तो आपको तुरंत कहेगा कि हाँ लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक जो बात मैंने महसूस की आपके जवाब में ही सवाल मेरा छुपा हुआ है कि आपने जैसा कहा कि मोबाइल से आप सर्च कर सकते हैं, गूगल का जमाना है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये भी है कि हर बंदा जो है, हर शख्स जो है वो खुद को डॉक्टर समझने लगता है। ये भी एक बड़ा रिस्क है लोगों के साथ कि वो छोटी मोटी बीमारियां या उससे और बड़ी बीमारियां भी घर पे ही इलाज कर, डॉक्टर के पास जाना ही मुनासिब नहीं समझते, गूगल की मदद ले लेते हैं। देखिए, गूगल डॉक्टर तो बहुतायत से हर घर में पाया जाता है, तो उसके ऊपर तो कोई बात करने का अर्थ नहीं है, क्योंकि सुविधा के साथ जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन तो चल के आता ही आता है। अब हमें घुन छांटना है कि हमें पूरे गेहूं में घुन लगने देना है, ये आपके अपने ऊपर है। आम जनता को हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे एक मरीज को कोई डॉक्टर 50,000 रुपए का एंटीबायोटिक देना चाहता है, जो उसके ही अस्पताल से मिलेगा, उसी की केमिस्ट की शॉप में मिलेगा, तो हम यहाँ पर ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप उस दवा को गूगल पे सर्च कर लीजिए। आपको नेट पे फार्मा की बहुत सारी एजेंसियां मिल जाएंगी जो आपको उसके कॉम्पिटिटिव कंपोनेंट की कॉस्ट बता देंगी, उनकी कंपनियां बता देंगी। आप अपने केमिस्ट से बात कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ समाधान मरीज के हाथ में है, अगर वो करने की कोशिश करे तो। यहाँ बहुत बहुत सख्त जरूरत इस बात की है कि आप अपने मोहल्ले में रहने वाले ईमानदार सक्षम डॉक्टर को अपना मित्र बनाइए। आज हमने फैमिली डॉक्टर को नष्ट कर दिया है, जिसका नुकसान ये हो रहा है सबसे बड़ा कि आज आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में जाते हैं जरा जरा सी बीमारी को लेकर, वहाँ बेटा डॉक्टर, जिसको मैं एक तरह से सैलरीड एम्प्लॉय कहता हूँ, जिसको अस्पताल ने सिर्फ इसलिए रखा गया है कि वो जांचें कराए, वो मरीजों को अलग 25 तरह की दवाइयाँ लिखे, इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। तो अगर आप अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में, अपनी मित्र मंडली में एक डॉक्टर को सम्मान के साथ अपने मित्र श्रेणी में रखेंगे, एक केमिस्ट को अपनी मित्र श्रेणी में रखेंगे, उसको उसका यथोचित सम्मान देंगे। पारिश्रमिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पारिश्रमिक तो आपको देना चाहिए, लेकिन मोहल्ले के डॉक्टर को कोई 5 रुपए भी नहीं देता है, ये मैं बहुत सख्ती से कहना चाहता हूँ। तो इसका नुकसान क्या है कि जब आप बड़े अस्पतालों में जाते हैं तो आपको वो नुकसान भुगतना पड़ता है, क्योंकि वहां आप के लाइफ को लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं है। मोहल्ले का डॉक्टर आपके घर में, आपके परिवार के हर आदमी को जानता है कि इसको क्या परेशानी है, इसको क्या ठीक, इसको क्या नहीं देना चाहिए, इसको क्या नहीं खिलाना चाहिए, वो ABCD जानता है आपके, जबकि ये बहुत आवश्यक जानकारी है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और, जो रील्स हैं उसमें तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनका इलाज बताते हैं कि साहब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप नारियल के तेल में कड़ी पत्ता मिला लीजिए, मेथी मिला लीजिए, उसको उबाल के तेल तैयार कर लीजिए। अगर आपका शुगर बढ़ी हुई है तो आप ये फलाना काम कर लीजिए, आपको BP है तो ये ढिकाना काम कर लीजिए। इन जो रील्स हैं और उनमें बताए गए जो तरीके हैं उस पर कितना यकीन किया जाए, क्योंकि कंफ्यूज तो हो जाते हैं कि वाकई में ऐसा हो सकता है। नहीं, देखिए, अब मैंने जैसे कहा ना कि जब तकनीकें निकल के आई हैं तो फिर उसके साथ उसके दुष्प्रभाव निकल के आएंगे। तो ये सीधे सीधे मोबाइल के तकनीक के दुष्प्रभाव हैं। और जिस तरह से सारी बड़ी बड़ी टेलीफोनिक संस्थाएं जो रील्स और जिस तरह के प्रोग्राम व्हाट्सएप, यूट्यूब इस पर करके कर रही हैं, और उसमें मोनेटाइजेशन एक बड़ा एंगल खड़ा हो गया है कि पैसा। तो आप ये देखिए कि जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही जब बड़ी बड़ी रीलें बनाने लगेंगे और उनके ढेरों फॉलोअर्स हैं, तो इस प्रथा को कैसे रोका जा सकेगा। यहाँ आम आदमी को ये समझना चाहिए कि आपके शरीर के लिए क्या जरूरी है, ये सिर्फ आप समझ सकते हैं या आपका फैमिली फिजिशियन समझ सकता है। उनको अपने सायरे में रखिए, उनसे अपने उसमें रखिए, और इस तरह की किसी भी रील को रियल लाइफ में मत लेके आइए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। जी डॉक्टर साहब, एक बात और, ये आमतौर पे देखने को मिल रहा है खासतौर से कोविड के बाद में, कि जो कम उम्र के युवा हैं, 20 साल से ज्यादा, पहले ऐसा आमतौर पर देखने में नहीं आता था कि इतनी कम उम्र के युवाओं को, लड़कों को, लड़कियों को हार्ट अटैक की परेशानी आ रही है। कई युवा तो जो हैं वो हार्ट अटैक से उन्होंने अपनी जान भी गंवाई है। ऐसा खासतौर से कोविड के बाद ये मामले इस तरह से बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप?
देखिए, जैसे हमने कोविड की शुरुआत में मार्च 2020 में अपने सभी आर्टिकल्स में बहुत सख्ती के साथ कहा था कि ये कोविड वायरस चाइना का प्रायोजित बायोलॉजिकल वीपन है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे अनर्गल काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो युद्ध हैं वो संभवतः हथियारों से नहीं लड़े जाएंगे, अब युद्ध लड़े जाएंगे बायोलॉजिकल वीपन्स की वजह से। और कालांतर में वही सब चीज़ें लगातार सामने आती रहीं कि हमने जिस तरह से मार्च 2020 में अपने सारे आर्टिकल्स में लिखा कि इसमें कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, क्योंकि किसी वायरस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो ये जब गॉडफादर बुक्स में लिखा हुआ है मेडिसिन की, जिसको पूरी दुनिया के डॉक्टर पढ़ते हैं, तो उसके बाद मुझे आप ये बताइए कि क्यों इस तरह से रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, स्टेरॉइड्स और इस तरह की ढेरों दवाइयां ब्लैंकेट ट्रीटमेंट में, कि जिसको कोविड पॉजिटिव करके हर आदमी को खिला दिया गया। ये कैसे हुआ? ये असंभव सा काम था जो 140 करोड़ प्रयोगशाला पशुओं पर लागू कर दिया गया था। मैं बहुत सख्ती के साथ कहता हूं कि इस पूरी व्यवस्था में पूरे दुनिया भर का दवा माफिया शामिल था। मेरे देश के बड़े बड़े राजनेता शामिल थे, मेरे देश के बड़े बड़े डॉक्टर शामिल थे, और मैं खुलेआम इस बात को कहता हूं कि कम से कम 500 से 700 डॉक्टरों को यह दवा माफिया हर साल पैसे देता है, जिसकी वजह से ये उनकी दवाइयों के प्रायोजित काम करते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे नुकसान होते हैं। और इन्हीं दवाइयों के दुष्प्रभाव हैं जिसकी वजह से आज हमारा युवा, जो कि शारीरिक श्रम करने से तो दूर है, वो ऑफिस में बैठा है, एसी कमरे में बैठा है, गाड़ी से चल रहा है, उसको पसीना नहीं बहाना है। पसीना बहाना भी है तो वो दिखावे के लिए जिम में जाके पसीना बहाना है, जहाँ कहीं वो बहुत जहरीला प्रोटीन पाउडर खाने के लिए उसको चौतरफा जितने भी वहाँ पर बैठे लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं जो फिटनेस के लिए सिखा रहे हैं, वो उसको खिलाते हैं। नतीजा क्या होता है कि इन सबसे पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत तेजी से कमजोर हो जाती है, और उसकी वजह से जरा जरा सी बीमारी में आज के युवा मर रहे हैं या उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्योंकि कोविड की दवाइयों के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर का जो डिफेंस सेल है, टी सेल, वो बुरी तरह से खराब हुआ है। और दूसरी बात, कोविड की दवाइयों के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर के जो रेड सेल्स हैं, जो ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम करते हैं, उनके अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से मरीज जहाँ भी ज़्यादा मेहनत का काम करता है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग ना होने की वजह से ये सेल्स साइज चेंज करते हैं। जब ये सेल्स, रेड ब्लड सेल साइज चेंज करते हैं तो वो क्लॉट बना लेते हैं, वो क्लॉट जाके हार्ट में, ब्रेन में कहीं भी अटकता है, और ये युवा एक झटके से, हम खड़े खड़े देखते हैं कि अभी बात कर रहा था और गिर गया, अभी कुछ कर रहा था, जिम कर रहा था और गिर गया। तो ये बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता होगी। सरकारी सिस्टम को तो मैं नहीं कहता कि वो चेतेगा, क्योंकि वो तो सिस्टम का पार्ट है, भ्रष्ट माफिया का पार्ट है, लेकिन हमारे युवाओं को ये देखना होगा कि अगर उनको किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा श्रम करने की जरूरत पड़े तो जितनी शरीर की क्षमता है उससे ज़्यादा बिल्कुल ना करें, तुरंत विश्राम करें, अपने शरीर की ऑक्सीजन को सेटल होने दें। और जहाँ भी जरा भी दिक्कत लगती है, मैं फिर सबसे कहता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई किसी तरह से किसी को दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, तो लोग उसको और ज़्यादा खड़ा करके चलाने की, या लेकिन आप उसको सीधा पहले तो लिटा दीजिए, लेटल साइड में बाईं करवट लेटाइए मरीज को। अगर उसके बाद भी उसको ज़्यादा दिक्कत होती दिख रही है तो उसके पैर उठा के कुर्सी के ऊपर रख लीजिए, ऐसे अपने कंधे पर रख लीजिए। आप इस तरह से उसको बहुत विषम परिस्थिति से बाहर निकल लाएंगे। ये 30 सेकंड से 60 सेकंड का वक्त होता है, इसमें हम ढेरों मरीजों को वापस लेकर आए हैं। हालांकि इनका कोई हम प्रचार नहीं करते, लेकिन ये हम सबको समझाना चाहते हैं कि ये हमारी प्राइमरी शिक्षा का पाठ होना चाहिए कि हम किसी संकट में किसी को भी कैसे फर्स्ट एड दे सकें। जी डॉक्टर साहब, आखिर में, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो भी खत्म हो रहा है, तो आखिरी सवाल मेरा यही है कि कई जो बीमारियां हैं उसके लिए जिम्मेदार हमारी लाइफस्टाइल को ठहराया जाता है कि आप लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, और हमारा जो खान पान है, सब्जियों से लेकर फलों तक सब कुछ दूषित ही मिल रहा है, मिलावटी मिल रहा है, दालें भी, चावल भी, हर चीज मिलावटी है। ऐसे में एक आम आदमी है, वो आखिर जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या? कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है और जो मिलावटी सामान है उसमें पहचान कर पाए कि ये मिलावटी है या नहीं? देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है कि भेड़ चाल में आज की पूरी हमारी जो जनसंख्या है वो एक तरह से चल पड़ी है। चाहे वो गरीब से गरीब भी हो, तो वो हफ्ते में एक दिन अपने पिता के कंधे पे झूल जाता है, बच्चा या बच्ची, कि मुझे मैगी खाना है, या मुझे पिज्ज़ा खाना है, या मुझे बर्गर खाना है।
देखिए, हमें हमारी संस्कृति की तरफ लौटना होगा। हमें हमारे घरों में गर्म भोजन की तरफ आना होगा, जहाँ पर आप ताजे और शुद्धता की कम से कम एक कसौटी खड़ी कर सकते हैं। आप बाजार में किसी भी कंडीशन में, किसी भी होटल रेस्टोरेंट में इस तरह की व्याख्या को नहीं देख सकते। आज मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ कि मेरे देश में कुल दूध उत्पादन लगभग 40% होता है दूध की खपत का। तो ये 60% एक्स्ट्रा दूध कहाँ से आ रहा है, जरा सोचिए। ये नकली है, मिलावटी है, केमिकल वाला है। आज मेरे देश में जितना घी उत्पादन होता है शुद्ध घी का, उससे करीब करीब 2000 गुना ज्यादा घी मार्केट में उपलब्ध है। ये घी कहाँ से आ रहा है? आप गंगा के बेल्ट में चल के देखिए, यूपी मेरठ से नीचे की तरफ आइए, जहां जहां गंगा के बेल्ट में आपको ढेर स्लॉटर हाउसेज मिलेंगे, जहां पर की गाय की, भैंस की, जानवरों की चर्बियां, जो जानवर को काट के गला आधा काट के टांग देते हैं और उसका जो रक्त तो पूरा जब भैं के नीचे आता है उसको इकट्ठा करके उसमें से चर्बी बनाई जा रही है। उसको ये कहते हैं पूजा का घी। लेकिन ये सारे शादी ब्याह समारोह, बड़े बड़े होटलों में, सब जगह पर आपको यही मिल रहा है, आपके उसके ऊपर लगता हुआ। तो अगर आप इसका उपयोग नहीं रोकेंगे तो ये व्यवस्था तो चलती रहेगी, क्योंकि खपत ज्यादा है, खपत है तो प्रोडक्शन ज्यादा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के हमारे साथ और लोगों के साथ साझा करने के लिए। यकीनन इससे लोगों को मदद मिलेगी अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर करने में, और अपनी जो हेल्थ है, अपना स्वास्थ्य है, उसकी देखभाल करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी हमारे खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।